नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चे मैं हमेशा की तरह पहले आपको चैप्टर याद दिला दूं, जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन। तो चलिए बच्चे पिछली क्लास की कहानी को याद करते हैं। मैंने नेपाल में आपको सिखा दिया था कि किस तरह से लोकतंत्र की मांग के लिए जन संघर्ष हुआ था, जन आंदोलन हुआ था। लेकिन मैं बोलीविया की कहानी मैंने स्टार्ट की थी और इसमें आपको क्या बताया था कि बोलीविया का जो जन आंदोलन या जन संघर्ष था वो लोकतंत्र के लिए नहीं, वो जल युद्ध के लिए था। और जल युद्ध क्या था? जल आपूर्ति के लिए। तो जैसा मैंने बताया था कि सरकार ने क्या किया था कि जो बोलीविया में नगर पालिका जो जल आपूर्ति करती थी, तो नगर पालिका के हाथों से लेकर उसने जल आपूर्ति को क्या दिया था? किसी निजी कंपनी को दे दिया था। इसके लिए तुरंत जन संघर्ष हुआ। तो हमें ये तो पता चला कि जो जन संघर्ष है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं है, यानी लोकतंत्र जो है जन संघर्ष का एक हिस्सा है। जन संघर्ष और चीजों के लिए भी हो सकता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था बोलीविया का जल युद्ध, तो याद रखेंगे बच्चे क्या हुआ था कि बोलीविया में एक शहर था। शहर का नाम था कोचबम्बा शहर। याद रखिएगा क्या नाम था शहर का? कोचबम्बा। तो ये जो कोचबम्बा जो शहर है, इसकी जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया सरकार ने। क्या किया? जलापूर्ति का अधिकार, जलापूर्ति का अधिकार नगर पालिका से लेकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया। क्या किया गया कि जलापूर्ति का जो अधिकार था वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया और नगर पालिका के हाथ से यह अधिकार ले ली गई। अब क्या हुआ कि कंपनी ने जो पानी की कीमत थी लगभग आनन फानन में बच्चे 4 गुना बढ़ा दिया। याद रखेंगे कि पानी की कीमत इस कंपनी ने क्या किया? पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दिया आनन फानन में। कितना बच्चे? 4 गुना बढ़ा दिया। याद रखेंगे 4 गुना बहुत ज्यादा होता है। तो देखा गया कि पानी की कीमत क्या किया इस अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी ने? पानी की कीमत क्या कर दिया? 4 गुना बढ़ा दिया। और पानी का बिल जो महीने का आ रहा था, याद रखिएगा कि महीने का जो पानी का बिल आता था, महीने का पानी का बिल, महीने का पानी का बिल वो 1000 रुपए आने लगे। क्या आने लगे? 1000 रुपए। और याद रखिए जबकि आदमी की मासिक कमाई, आदमी की महीने की जो कमाई थी बच्चे, महीने की जो औसत कमाई थी वो कितनी थी? 5000 रुपए। तो जरा सोचो बच्चे कि आदमी की महीने की औसत कमाई 5000 रुपए थी और पानी का बिल जो महीने का कितना आ रहा है? 1000 रुपए। इसका मतलब है कि पूरी कमाई का लगभग आप समझ सकते हैं बच्चे 20% जो है सिर्फ पानी का बिल आ रहा है। ये बिल इतना ज्यादा था कि इसी पर जन संघर्ष क्या हुआ? भड़क उठा। याद रखेंगे तुरंत इसके कारण क्या भड़क उठा? जन संघर्ष। जन संघर्ष भड़क उठा और पूरी जनता सरकार के खिलाफ हो गई इस बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर और जलापूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को देकर, या ऐसा कहा जाए निजी कंपनी को देकर। और याद रखिएगा कि लगभग 2000 ईस्वी में जितने श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता थे उन सब ने मिलकर क्या बना लिया? गठबंधन बना लिया इसके खिलाफ। इसे हमें याद रखना है कि 2000 ईस्वी में जितने भी श्रमिक लोग थे, श्रमिक, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जो मानव के अधिकारों की बात करेंगे, याद रखिएगा श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं जो सामुदायिक नेता थे, एवं सामुदायिक नेता ने क्या बना लिया बच्चे? इसके खिलाफ गठबंधन बना लिया। याद रखेंगे क्या बना लिया? गठबंधन बना लिया। इसका मतलब है कि जनता इतनी तेजी से भड़की कि 2000 ईस्वी की बात है, पूरे श्रमिक
इस शहर के फिर मानवाधिकार कार्यकर्ता और जो सामुदायिक के नेता लोग बनते थे, वो सब मिलकर इन लोगों ने क्या किया, अपना एक गठबंधन बना लिया ताकि सरकार पर जोर डाला जाए कि सरकार की ये नीति क्या है, गलत है। और याद रखिएगा, इन लोगों ने भी 4 दिन का हड़ताल किया। याद रखेंगे कि इन लोगों ने भी क्या किया, 4 दिन का हड़ताल किया। अब हमें ये देखना है कि नेपाल में भी तो 4 दिनों का हड़ताल हुआ था और उसके बाद वो हड़ताल क्या हो गई थी, अनियतकालीन हो गई थी। लेकिन जरा देखेंगे कि यहाँ के 4 दिन के हड़ताल में क्या हुई। याद रखेंगे यहाँ भी क्या हुआ था बच्चे, 4 दिन का हड़ताल। 4 दिन का क्या हुआ, हड़ताल हुआ। लेकिन इसके बाद जो है सरकार बातचीत को राजी हो गई। याद रखिएगा, सरकार बातचीत को क्या हुई, राजी हुई। यानी यहां पर इस तरीके से विरोध उठा कि सरकार क्या हुई, बातचीत के लिए तैयार हो गई कि ठीक है आओ बात करते हैं। याद रखेंगे कि बात तो हुई लेकिन हड़ताल वापस ले लिया गया। जब सरकार बातचीत को तैयार हुई तो फिर हम लोगों ने क्या किया, लोगों ने हड़ताल वापस ले लिया, हड़ताल वापस लिया। लेकिन अफसोस कुछ भी हाथ नहीं लगा। याद रखिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई, बोली ठीक है चलो मान जाएंगे, हड़ताल वापस ले लिया गया। लेकिन याद रखना है बच्चे, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसका मतलब है कि इस आंदोलन का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, सरकार वादा करके चली गई, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो याद रखिएगा कि उस पर से सरकार ने क्या कर दिया, हालात इतने बिगड़ने लगे कि कुछ भी हाथ नहीं लगा और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन भी किया। इस बात को याद रखेंगे कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक दमन किया। तो पुलिस ने पूरी बर्बरता पूर्वक दमन किया, बुरे तरीके से जनता पर लाठीचार्ज वगैरह की, दमन किया। और याद रखेंगे कि अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, लेकिन सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। इस बात को याद रखिएगा कि अप्रैल में एक हड़ताल हुई, फिर अप्रैल में क्या हुई, हड़ताल हुई। लेकिन सरकार ने तुरंत क्या किया, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। तो हमने देखा बच्चे कि संगठन बना, सरकार 4 दिन का हड़ताल हुआ, सरकार बातचीत को राजी हुई, हड़ताल वापस ले लिया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उस पर से पुलिस ने क्या किया, बर्बरता पूर्वक दमन किया। फिर अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, लेकिन सरकार ने क्या किया, फिर मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन याद रखिएगा कि जनता की ताकत इतनी ज्यादा थी, हड़ताल इतनी तेज थी कि जनता की ताकत से वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिन्होंने जलापूर्ति का अधिकार लिया था, उसके अधिकारी डर से भागने लगे। समझ में आए बच्चे? तो याद रखेंगे कि जनता के ताकत से उस कंपनी के अधिकारी जो हैं शहर से क्या हुए, तुरंत भागने लगे। उन्होंने भागना शुरू कर दिया कि भाई जनता का कोई भरोसा नहीं है, आंदोलन तेज है। तो याद रखेंगे कि जनता की ताकत से, जनता की ताकत से बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी शहर से क्या हुआ बच्चे, वो भागने लगे कि भाई जान बचाओ, भागो यहां से, क्योंकि जनता विरोध पर उतर आई है, जन संघर्ष होने लगा है। तो भाग गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार को सारी मांग माननी पड़ी। याद रखेंगे कि सरकार को सारी मांग माननी पड़ी। अब सरकार को लोगों की सारी बात क्या हुई, माननी पड़ी, और नगरपालिका को दोबारा जलापूर्ति का अधिकार मिल गया। याद रखेंगे कि नगरपालिका को जलापूर्ति का अधिकार मिला। तो देख सकते हैं कि इस जनसंघर्ष का फायदा आखिरकार नगरपालिका को अधिकार मिला, और अधिकार मिलने के साथ साथ जो पुरानी दर थी जल की,
पुरानी दर भी लागू हुई। ये नहीं कि नया दर होगा, पुरानी दर भी क्या हुई बच्चे, लागू हुई, कि भाई आप जिस पैसे पे आपको जल मिलता था उसी पैसे पर आपको अभी भी क्या होगा, जल मिलेगा। और याद रखिए इसी को क्या कहा गया था, बोलीविया का जल युद्ध। पर नेपाल में क्या कहा गया था, लोकतंत्र की दूसरी क्रांति। पर यहाँ क्या कहा गया बच्चे कि बोलीविया का क्या है, ये जल युद्ध है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि नेपाल में जनसंघर्ष से लोकतंत्र आई और बोलीविया में जनसंघर्ष से जल आपूर्ति यानी जल युद्ध क्या हुई, समाप्त हुई। तो कहीं ना कहीं जनसंघर्ष जनता का एक ऐसा हथियार है जिससे जनता सही बात मनवा सकती है अपने सरकार से। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और जरा सोचते हैं कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष है क्या, किस तरीके से जुड़ता है। तो हमने पहले दो देशों की कहानियों को सीखा, ठीक है। चलिए बच्चे हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है लोकतंत्र और जनसंघर्ष। अब हम एक एक को मिलाकर अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे बच्चे, इसलिए आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। कहानी की तरह सारी चीजों को सुनेंगे, हम एक एक सवाल बनाएंगे और अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। तो बच्चे सब कुछ पढ़ो चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एक एक बच्चे को पढ़ा सकूं, कोई भी बच्चा इस ज्ञान से न बच पाए और मेरी मेहनत सफल हो आप लोगों के साथ, ठीक है बच्चे। चलिए तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लोकतंत्र एवं जनसंघर्ष। यहां सभी लोग केयर करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है लोकतंत्र एवं जनसंघर्ष। तो चलिए बच्चे सीखते हैं। याद रखिएगा कि नेपाल में जो आंदोलन हुई थी उसका लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। तो हमने ये देखा कि नेपाल में जो आंदोलन हुई उसका लक्ष्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना, जबकि बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका लक्ष्य क्या था, जल युद्ध को खत्म करना, जल युद्ध को समाप्त करना। याद रखेंगे कि जबकि नेपाल में क्या है, देश लोकतंत्र जो है वो क्या है, देश सरकार के राजनीति की नींव है। तो हमने ये देखा कि जो नेपाल में जनसंघर्ष हुआ वो सरकार के नीति के खिलाफ थी। तो हमने ये देखा कि नेपाल के आंदोलन का लक्ष्य था कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, जबकि बोलीविया में क्या था कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की मांग को पूरी करे। इसका मतलब है बोलीविया में लोकतांत्रिक सरकार थी पर वो जनता की मांग को तो पूरी नहीं कर रही थी, तो वो जनता की मांग को पूरी करे, ठीक। अच्छा, फिर हमने देखा कि बोलीविया का जो संघर्ष था वो सरकार की नीति के खिलाफ थी। उन्होंने, सरकार ने अपनी एक नीति बना ली कि पानी वाली चीज को प्राइवेट सेक्टर को दिया, निजी क्षेत्र को दिया। लेकिन नेपाल में जो संघर्ष था वो देश की राजनीति की नींव रखी गई, वो लोकतंत्र के लिए था। और याद रखिएगा बच्चे, दोनों ही संघर्ष क्या हुए थे, सफल हुए थे। आपने देखा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और बोलीविया में जल युद्ध खत्म हुआ। तो हमने देखा कि दोनों ही संघर्ष क्या हुए, सफल हुए, लेकिन इनका प्रभाव स्तर क्या था, अलग अलग था। लेकिन इस दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो लोकतंत्र के लिए अतीत और भविष्य दोनों के लिए क्या थी, प्रासंगिक थी। तो हमने ये देखा कि इन दोनों देशों के उदाहरणों में हमें कुछ ऐसी बातें भी मिली जिसने ये साफ साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र के अतीत यानी बीते हुए कल के लिए और भविष्य आने वाले कल के लिए दोनों के लिए प्रासंगिक थी, मतलब कि दोनों के लिए लागू हो रही थी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, और याद रखिएगा ये क्या था, राजनीतिक संघर्ष का ही तो उदाहरण था। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि ये चीजें क्या थी, राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण थी। अच्छा, अब लेकिन हमें एक चीज क्लियर करना है कि जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई थी। आपने इस बात को क्लियर किया होगा कि नेपाल में भी जनता बड़े पैमाने पर उतरी थी सड़कों पर और बोलीविया में भी जनता बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरी थी। लेकिन क्या दोनों में राजनीतिक संगठन की भूमिका भी थी? तो आपने देखा कि नेपाल में एसपीए, मैंने आपको बताया था ना, 7 पार्टी अलायंस, और बोलीविया में भी राजनीतिक संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं इन दोनों उदाहरणों में राजनीतिक संगठन की भी भूमिका थी। तो दोनों से सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं। याद रखिएगा कि दोनों से क्या निकले थे, समान निष्कर्ष निकले थे। तो जरा हमें यह देखना है कि भाई इन दोनों उदाहरणों से क्या क्या निष्कर्ष निकले, हमें इस बात को क्लियर करना है बच्चे। जैसा मैंने अभी आपको बताया
कि नेपाल में भी राजनीति की भूमिका थी और बोलिविया में भी राजनीति की भूमिका थी। तो जरा देखते हैं कि अगर दोनों में जो समान निष्कर्ष निकलते हैं वो समान निष्कर्ष क्या है। एक बात क्लियर कीजिएगा बच्चे, ये जो समान निष्कर्ष है जनरली ये सामान्य भी है, जनरल है। तो हमें याद रखना है कि इन दोनों से समान और सामान्य निष्कर्ष, जनरल निष्कर्ष निकले थे। क्या जनरल निष्कर्ष थे? तो पहला याद रखिएगा कि लोकतंत्र में जन संघर्ष से विकास होता है। याद रखिएगा कि पहला क्या कहा गया, पहला निष्कर्ष क्या निकला था दोनों में, कि जन संघर्ष से ही क्या हुआ, विकास होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि निष्कर्ष निकलता है कि जन संघर्ष से ही विकास होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर जन संघर्ष से विकास इसलिए होता है क्योंकि फैसले आम लोगों की सहमति से होती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि राजतंत्र की तरह राजा जो फैसले लेगा वही होगा। तो हमें इस बात को याद रखना है कि लोकतंत्र का जन संघर्ष से में हमने जैसा भी आपको बताया कि लोकतंत्र जो है संघर्ष का समाधान, जन संघर्ष से विकास होता है, यही आपको बेहतर बताया मैंने। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसलिए क्योंकि इसमें आम जनता की क्या होती है, सहमति होती है। हमें इस बात को याद रखना है कि फैसला क्या है, आम सहमति से होती है। सभी लोग फैसला लेते हैं, फैसला आम सहमति से होती है। फैसला किससे हो रहा है बच्चे, आम सहमति से हो रहा है, तभी तो लोकतंत्र में जन संघर्ष से विकास हो रहा है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है हमें, तो लोकतंत्र का जन संघर्ष से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि फैसला कौन ले रहा है, आम सहमति से सभी लोग मिलकर ले रहे हैं। यहां तक क्लियर है बच्चे। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि अगर आम सहमति है तो जाहिर है संघर्ष भी नहीं है, संघर्ष भी ना हो। भाई सिंपल सी बात है कि अगर लोकतंत्र का जन संघर्ष से विकास हो रहा है इसलिए क्योंकि फैसला आम सहमति से है, और इसमें क्या है, संघर्ष भी नहीं होता। ये नहीं कि 2-3 पार्टी हैं या 2-3 लोग हैं, 2-3 समाज है जो संघर्ष करने लगे। ठीक, दूसरी बात बते, लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी से भी होता है। याद रखेंगे कि दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि जनता की व्यापक लामबंदी से, लामबंदी मतलब मिलने से भी होता है, जनता की व्यापक लामबंदी से होता है। तो हमने देखा कि लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष से भी हो रहा है और लोकतंत्र का विकास जनता की व्यापक लामबंदी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनता इकट्ठा होती है अन्याय के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ। जब तक जनता एक नहीं होगी तब तक उन्हें अधिकार कैसे मिलेंगे, सरकार की नीति कैसे बदलेगी, लोकतंत्र कैसे मिलेगा, राजतंत्र कैसे खत्म होगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि लोकतंत्र के विकास में जनता का लामबंदी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि समाधान संसद या न्यायपालिका भी कर दे। इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी समाधान ये भी हो सकता है कि संसद ही कर दे, कभी कभी समाधान संसद या न्यायपालिका कर देती है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे सोचिए। तो हमने देखा कि कभी कभी जो समाधान है वो क्या कर देती है, संसद कर देती है या न्यायपालिका भी कर देती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, फिर याद रखेंगे अगर विवाद ज़्यादा गहरा होगा तो फिर अंत में कौन आएगा, जनता ही तो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा विवाद गहरा हो जाए तो संसद और न्यायपालिका भी समाधान नहीं कर पाती, तो फिर जनता सड़कों पर फाइनली उतर आती है और अपनी मांग को पूरा करवाती है। याद रखिएगा, लोकतंत्र खुद जनता का शासन है, तो जनता ही अपने शासन का चुनाव करेगी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर हमने ये देखा कि संघर्ष और लामबंदी का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। इस बात को याद रखना है कि कोई भी अगर संघर्ष है, ठीक है, संघर्ष एवं लामबंदी का आधार राजनीतिक का आधार राजनीतिक संगठन है। याद रखिएगा बच्चे कि लोकतंत्र का विकास ऐसे भी होता है जब संघर्ष और लामबंदी का आधार क्या हो जाए, राजनीतिक संगठन हो जाए। जैसे राजनीतिक दल मिल जाए, दबाव समूह मिल जाए, आंदोलन समूह मिल जाए, ये भी तो आपका साथ देता है। क्या नेपाल के संघर्ष में जनता के साथ 7 पार्टी अलायंस नहीं थी, वो राजनीतिक गठबंधन ही तो था।
फिर माओवादी था, वो भी तो एक संगठन ही थी, अन्य समुदाय भी थे। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि संघर्ष और लामबंदी का आधार राजनीतिक संगठन होता है, क्योंकि जब राजनीतिक संगठन मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी आंदोलन तेज होती है, आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाती है और आपकी मांग भी पूरी की जाती है। तो बच्चे हमने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र और जनसंघर्ष है और सामान्य निष्कर्ष क्या निकले और लोकतंत्र का विकास कैसे होता है। तो चलिए बच्चे हम आगे जरा सोचते हैं कि अब ये जो है ना लामबंदी और संगठन, हम थोड़ा इस पर बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट में कि लामबंदी एवं संगठन ये कैसे जुड़ते हैं ताकि लोकतंत्र का क्या हो, विकास हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चे, और अभी करें जम करके सभी दोस्तों वगैरह को शेयर करें जो भी आपके सर्कल में हो, ताकि वो मजे से अपनी पढ़ाई कर पाए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का वो फायदा उठा पाए बच्चे। क्लियर है? चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। लामबंदी एवं संगठन। बच्चे एक बात याद रखिएगा कि नेपाल में जब हड़ताल हुई तो 7 पार्टी अलायंस ने किया था। क्लियर? अच्छा, इसमें 7 बड़े दल शामिल हुए थे और इसमें कुछ सदस्य तो संसद के भी थे। इसका मतलब है कि लामबंदी और संगठन पॉलिटिकल पार्टी भी करती है, हमेशा जनता तो नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो नेपाल में हड़ताल हुई थी वो 7 पार्टी अलायंस ने किया था, उनके साथ माओवादी भी थे और याद रखिए उनमें ऐसे नेता भी थे जो संसद के सदस्य भी थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। जरा आप सोचिए कि अगर सभी लोग होंगे और संघर्ष में अलग अलग पार्टी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सबका लोकतंत्र में विश्वास था, तभी तो ऐसी बात हुई, तभी तो वो राजतंत्र के खिलाफ हुए थे। अच्छा, याद रखिएगा कि यह सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह भी तो चला रही थी। कौन? माओवादी। थोड़ा हमें बात क्लियर करना है बच्चे कि नेपाल के हड़ताल में, थोड़ा इसे समझिए आप लोग सभी बच्चे, कि नेपाल में जो हड़ताल किया था किसने किया था? 7 पार्टी अलायंस। लेकिन मैंने क्या बताया था कि माओवादी भी आ चुके थे। इसको जरा सोचिएगा बच्चे कि माओवादी भी मिल गए थे, माओवादी भी क्या हो गए थे? इनसे आकर मिल गए थे। लेकिन जरा माओवादी की खूबी जान लीजिएगा, याद रखिएगा माओवादी भी थे जिसे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। याद रखिएगा कि माओवादी को लोकतंत्र में विश्वास पहले नहीं था, लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि एसपीए का साथ माओवादियों ने भी दिया था, पर माओवादियों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह चला रहे थे। ये सरकार के विरुद्ध क्या चला रहे थे? सशस्त्र विद्रोह, यानी खून खराबा हथियारों के साथ ये सरकार के खुद खिलाफ थे। तो हमने ये देखा कि नेपाल में जो हड़ताल हुई थी 7 पार्टी अलायंस ने किया था, लेकिन 7 पार्टी अलायंस के साथ माओवादी भी मिल गए थे और जो माओवादी लोग थे उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं था, पर ये हड़ताल तो लोकतंत्र के लिए था, तो इनका लोकतंत्र में विश्वास भी नहीं था और ये खुद सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्या कर रहे थे? विद्रोह चला रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, और नेपाल के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा भी था। नेपाल के बड़े हिस्से पर कब्जा भी था। इसका मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास भी नहीं, सरकार के प्रति सशस्त्र विद्रोह भी चला रहे हैं, और ये भी देखा गया कि नेपाल के एक बड़े हिस्से पर इनका नियंत्रण था, अधिकार था। और याद रखिएगा, और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के अलावा अन्य संगठन भी तो एसपीए में शामिल थे, 7 पार्टी अलायंस में शामिल थे। तो अब जैसे मजदूर संगठन, अब मजदूर संगठनों ने भी क्या किया? अपने अपने परिसंघ को इकट्ठा कर लिया। तो और हाँ, साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो वहाँ के मूलवासी थे, नेपाल के शिक्षक थे, वकील थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने इस आंदोलन को क्या किया? समर्थन किया। तो देख सकते हैं बच्चे कि लामबंदी संगठन में एसपीए तो थी, माओवादी भी इसमें शामिल हो गए, अन्य संगठन भी शामिल हुए, मजदूर संगठन भी शामिल हुए, और जो नेपाल के मूलवासी थे, मूलवासी शिक्षक, वकील, अन्य संगठन, इन सभी ने क्या किया?
यहां तक कि मानवाधिकार कार्यकर्ता सबने इस आंदोलन को समर्थन किया। सबने इस आंदोलन को क्या किया बच्चे? समर्थन किया। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लामबंदी और संगठन हो रहा है और सभी लोग लोकतंत्र के लिए एक साथ मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।